ठीक है, ओके। तो एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। सी, इतना दिन तक हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़े, ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखो। डेफिनेट इंटीग्रल इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंडेफिनेट, राइट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मत सोचना। जितना चीज इंडेफिनेट में सीखे हो सब काम आएगा इसमें, एक एक करके। तो सबसे पहला बात है, व्हाट डज अ डेफिनेट इंटीग्रल गिव यू? इट गिव्स यू द नेट एरिया बाउंडेड बाय एनी कर्व विथ एक्स एक्सिस। रिमेंबर, मैंने एक वर्ड क्या यूज किया? नेट एरिया बाउंडेड। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड नेट एरिया बाउंडेड मीन? देखो, सपोज एक कर्व है और ये ए एक्स इक्वल टू ए लाइन और ये एक्स इक्वल टू बी लाइन, ठीक है। देखो, सर्टेन पार्ट ऑफ द एरिया, देखो ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। तो बाय कन्वेंशन द एरिया अबव एक्स एक्सिस विल बी रिगार्डेड एज पॉजिटिव और बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। ये वाला मान लो 25 यूनिट्स है और ये -10 है। तो अब यहां पे देखो, नेट एरिया का मतलब ही हुआ a to b fx dx, I'll write 25 minus 10 यानी 15 यूनिट्स। नेट एरिया मींस दिस, समझ में आया? लेकिन अगर कर्व का मैं ये पूछूंगा कि एरिया बाउंडेड क्या होगा, तो अब आंसर तुम दोगे 25 और 10 मिला के 35। समझ में आया बात? एरिया खाली अगर मैंने बोला एरिया बाउंडेड और नेट एरिया बाउंडेड, दोनों में फर्क क्लियर हो गया समीर? हाँ सर। So now tell me, what does a definite integral give you? It gives you the net area bounded by any curve with x-axis. Correct? ये बात क्लियरली दिमाग में रहेगा। तो अब एक बात बताओ, अब तुम ओरली आंसर दे सकते हो। देखो, ये sin x का ग्राफ है। अब बताओ, अगर मैंने लिखा 0 से 2 पाई sin x dx, तो तुम्हें कुछ दिख रहा है? ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव ये है। तो यानी अगर फंक्शन का ग्राफ मुझे पता है तो बहुत सारा केसेस में ओरली देख के आंसर बताया जा सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन याद रखना, a definite integral gives the net area bounded by any curve with x axis। अब सपोज करो मैं एक कर्व ले रहा हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेट अस से इट इज लाइक दिस, ऑलराइट। और मुझे इंटीग्रेशन करना है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी। इसका मतलब ये वाला पूरा एरिया हमको निकालना है कि नहीं, बताओ? a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल का बात करें तो इट सिग्निफाइज दिस एरिया, यस और नो? ये कंप्लीट एरिया। यस सर। अब ये एरिया मैं डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करता हूं। मान लो ये ए है, कैपिटल ए, ऑलराइट। ऐसा करो कि एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में ये जो एरिया है इसको डिवाइड करते जाओ। लेट अस डिवाइड इट इनटू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, माइंड द वर्ड। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऑफ यूनिफॉर्म वेट, यानी हर स्ट्रिप का वेट सेम रखना है। देखो ऐसे, तो ये मान लो पहला स्ट्रिप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये आरत है, और ये मान लो nth स्ट्रिप है। और हर स्ट्रिप का वेट फिक्स कर लो h, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, देखो n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड किया और हर स्ट्रिप का विड्थ h है, तो n इंटू h क्या होगा बताओ? कोई तो बोलो सर। n इंटू h खाली पूछ रहा हूं, गड़बड़ मत करो। देखो टोटल सर b नहीं, b माइनस a। देखो ये लेंथ कितना है? b माइनस a है। यस सर। यस सर। और n स्ट्रिप्स है तो n इंटू h b माइनस a ना होगा बच्चे, एंड h विल बी इक्वल टू b माइनस a बाई n। कैन आई से दिस? यस सर। यस सर। देखो ये टोटल लेंथ को तुमने n पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट का लेंथ h रखा, तो एक पार्ट का विड्थ अगर h है तो n इंटू h b माइनस a होगा।
ये तो क्लियर है। हाँ सर। अब देखो पहला वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मान लो DA1, राइट, दूसरे वाले का DA2, तीसरे वाले का DA3 और ऐसे करते जाओ, और बीच में आया DAR और ये सपोज करो DAN। देखो इन सब को जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एरिया कंप्लीट रीजन का। यस सर। Yes, sir. So can I say this is summation of R equal to 1 to n DAR? ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। Yes, sir. सर अब देखो ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर नेचर का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताओ? प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स। तो क्या हम DAR को कैसे लिखेंगे बोलो? देखो अच्छी तरह से समझ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो इस साइड का विड्थ कितना है? H, तो H एक साइड लेंथ हो गया रेक्टेंगल का, दूसरा साइड लेंथ इसका हाइट हो गया। तो देखो इनटू हाइट ऑफ दिस rth रेक्टेंगल, एक हाइट सफिक्स r लिखा मैंने, क्या यही rh का एरिया नहीं देगा? हाँ सर। देखो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ द rh स्ट्रिप, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम अब थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। देखो ये वाला rh स्ट्रिप है, इस एरिया को जूम करो तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, राइट। थोड़ा इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब बताओ हाइट मैं इसको लूंगा कि इसको लूंगा? कौन सा पॉइंट को हाइट लूंगा? अगर मैंने इस पॉइंट को हाइट लिया तो देखो इतना एरिया छूट गया, है ना? हाँ सर। हाँ और सर। अगर इस एंड पॉइंट को हाइट लिया तो देखो इतना एक्स्ट्रा एरिया आ गया। तो दोनों में ही समस्या है कि नहीं? अब समस्या क्यों है? क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिप है ये मेरा परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं हो रहा है। ये रीजन क्या है? ऊपर वाला एक कर्व है। तो अब बताओ रेक्टेंगल कब ये बनेगा? अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बिकम अ रेक्टेंगल? H टेंडिंग टू 0। वेरी गुड। ये लेंथ को अगर बहुत छोटा कर दो, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा कर दो कि ये खुली आंखों से ना दिखे, उस कंडीशन में ये एक स्ट्रेट लाइन को रिजेंबल करेगा। और जब ये पार्ट एक स्ट्रेट लाइन को रिजेंबल करेगा तभी ना ये रेक्टेंगल बनेगा। तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ा देना पड़ेगा। देखो h will approach 0 only if you increase the number of strips, है ना? हाँ सर। Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि तुमने 1 सेंटीमीटर लेंथ को अगर 10,000 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो तुम कोई एक पार्ट खुली आंखों से देख पाओगे? नहीं सर। यानी Yes, हर sir. पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट। तो विड्थ उसका 10 to the power -4, इसका मतलब नेग्लिजिबल पार्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट लगभग एक स्ट्रेट लाइन को रिजेंबल करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। तो when n tends to infinity h will approach 0, और अंडर दिस कंडीशन ये क्या बन जाएगा? एक फ्लैट सरफेस, और ये फ्लैट बन गया यानी ये रेक्टेंगल बन गया, करेक्ट। ये बात क्लियर है? अब यहां जरा ध्यान देना बहुत माइन्यूटली। देखो ये कंडीशन जब h टेंडिंग टू 0 है तो ये पहले एक इंटरवल दिख रहा था, अब क्या दिखेगा? अगर h टेंडिंग टू 0 है तो सिर्फ एक लाइन दिखेगा कि नहीं? यस सर। लाइन जैसा दिखेगा। अब अगर ये लाइन जैसा दिख रहा है तो ये बताओ ये एक इंटरवल से एक पॉइंट बन गया लिटरली। अंडर दिस केस हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा इसमें डालेंगे x, तो y निकलेगा। y वाला ही ना हाइट हुआ कि कुछ और हुआ? तो अब बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? पहले ये बताओ। देखो यहां से यहां तक a है, ये rh स्ट्रिप है। तो देखो ये rh स्ट्रिप, देखो जैसे दो स्ट्रिप का डिस्टेंस हो गया 2h 3h 4h, तो ये rh हो गया ये डिस्टेंस। देखो दिस डिस्टेंस विल बिकम हाउ मच? rh हो जाएगा। अब यहां से यहां तक a है तो a प्लस rh यहां का x हो गया।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो h कांस्टेंट है तो बाहर ले जाओ, और यहां पे f ऑफ a प्लस आर एच, ये देखो फंक्शन में हम ये पुट कर देंगे x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट हाइट आ गया, और r कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से n। ठीक है, तो देखो ये टोटल एरिया विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। Yes, sir. अब h क्या है बताओ, b माइनस ए बाई एल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो h की जगह लिखा b माइनस ए बाई एन टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई एन। देखो ये एक्सप्रेशन फिर ये चेंज हो गया, जैसे ही h को मैंने n से रिप्लेस किया तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और ये यही एरिया को सिग्निफाई कर रहा है। अब देखो यही एरिया ये डेफिनेट इंटीग्रल दे रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a टू b fx dx कैन बी रिटन लाइक दिस। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल को देखो हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, एज लिमिट ऑफ अ सम, राइट। ये क्या है, समेशन मतलब क्या, सम। Yes, sir. और तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। ये समझ में आया पहले, हाँ सर। यहां तक लिख लियो। सर वो RH वाला सर समझा नहीं सर। देखो ये हर स्ट्रिप का डिस्टेंस h है, तो देखो एक स्ट्रिप का यहां से यहां चौड़ाई h हुआ, तो दो स्ट्रिप का चौड़ाई क्या होगा, 2h। यस तीन सर। स्ट्रिप का चौड़ाई कितना होगा, 3h। यस तो सर। RH स्ट्रिप तक ये पूरा चौड़ाई कितना होगा, RH। ओके सर। ठीक है, और शुरू में यहां तक a है, तो a प्लस RH इसका x होगा, यस सर। और ये फंक्शन में डाल दो तो y आ गया। ठीक है, ये लिख लियो पहले। Yes, sir. ऊपर वाला मिटा दे। Yes, sir. ओके, अब देखो, अब हम लोग इसका उल्टा लिखते हैं, हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे और इसका उल्टा भी करेंगे, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, ये देखो यहां ध्यान देना, देखो ये ए बी के टर्म्स में इक्वेशन है, तो अब इस इक्वेशन में हम एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1। ठीक है, देखो b माइनस ए बाई एन कितना हुआ, 1 बाई एन। हाँ ना, कुछ तो बोल। Yes, sir. और 1 बाई एन क्या सिग्निफाई किया, विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप। याद रखो ये बाहर h को ना हमने लिखा है ऐसे, यानी ये विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप है, तो यहां पे लिखोगे लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n, और ये हो गया समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n। अब देखो a इज 0, ये हो गया r, ये हो गया 1 बाई n, यानी फंक्शन ऑफ r बाई n। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 टू 1 fx dx। देखो ये आता है, a को 0 b को 1 पुट किए तो देखो अब मैंने क्या किया, अब उल्टा लिखा है, लिमिट ऑफ ए सम को एक डेफिनेट इंटीग्रल बना दिया, क्यों। यस सर। अब इस फॉर्मूला को और जनरलाइज करो, देखो ध्यान से ये बात, 1 बाई एन विड्थ का, ठीक है, मैंने अगर n स्ट्रिप्स लिया तो मुझे एरिया कहां से कहां मिल रहा है, 0 से 1। तो लॉजिकली सोचो, देखो सेम विड्थ का अगर तुमने n स्ट्रिप्स लिया, मान लो एरिया 0 से 1 मिला, और n स्ट्रिप्स लोगे, राइट, तो एरिया कहां से कहां मिलेगा, 0 से 2। हाँ या ना, अगर और सेम विड्थ सेम रख रहे हैं तो देखो और n स्ट्रिप्स लो तो एरिया कहां से कहां मिलेगा, 0 से 3। करेक्ट। तो अब ये बताओ, यहां n स्ट्रिप्स का समेशन मुझे 0 से 1 इंटीग्रेशन दिया एरिया, अगर 3n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेते हैं तो ये 0 से 3 होगा, 2n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लिया तो 0 से 2 होगा,
तो kn नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लोगे तो कितना होगा बताओ? 0 से k 0 से k. तो देखो 1/n विड्थ सेम रखा, खाली नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ा दिया, देखो k टाइम्स ऑफ n f of r by n and this is equal to 0 to k fx dx. देखो क्या ये कह सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. And this is the most general formula which we will be using. Okay? देखो ये नीचे वाला मिटा दे बच्चे। हाँ सर देखो इस पार्ट के ऊपर जनरली मेन एडवांस में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब इसका पहचान क्या है कि मुझे ये इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन लिमिट के फॉर्म में देगा सबसे पहला बात। मान लो मैंने सवाल ऐसे लिखा, या कई बार ऐसे भी देगा, ये देखो तुम्हें बोलेगा इवेलुएट दिस 1/1000, 1/1000, सपोज 1, 1002, 1003 एंड लाइक दिस अप टू से 1/5000 मैंने दिया। अब बताओ मैंने कोई भी 11th में याद करो ऐसा रूल सिखाया है जिससे एचपी का सम निकले? देखो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जो हाँ सर मैंने क्लियरली बोला था कि एचपी का सम निकाल नहीं सकते हो, राइट? अब देखो 1/1001 एक बहुत छोटा क्वांटिटी है कि नहीं? हाँ सर तो देखो ये Yes, sir. इनफाइनेटेसिमली स्मॉल कह सकते हैं इसको, बहुत छोटे क्वांटिटी को। देखो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज का समेशन है ये, और ये दोनों टर्म्स के बीच का गैप भी बहुत छोटा है कि नहीं है? समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. हाँ सर यानी मुझे किसका सम पूछा है? मुझे पूछा है सम ऑफ मेनी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज, करेक्ट? और वो भी क्या है? द गैप इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, यानी ये कंटिन्यूअस स्केल का समेशन है। तो देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन है, ऐसे पहचान हो गई। अब यहां ध्यान से देखो, तो अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 1000 को तुम n मान लो, राइट? देखो 1000 ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा नंबर है, 1000 बहुत बड़ा नंबर है। देखो इसको हम लोग लिखेंगे 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3, देखो ऐसे लिखते जाएंगे, और ये 1/5n हो गया कि नहीं? देखो s अगर ये है तो नाउ कैन आई से s is approximately equal to limit n tending to infinity, right? This entire quantity कह सकते हैं, हाँ या ना? यस सर अब इसको इस स्ट्रक्चर में लाओगे तो पहले कितने टर्म्स का ये समेशन है वो निकालने के लिए पहला स्टेप लिखो 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 and like this you will go on till 1/n+4n. देखो can we write like this? देखो this expression can be written like this. अब इसका फायदा क्या है? देखो 1, 2, 3 से लेकर 4n तक how many terms you are having? 4n terms. तो पहले 1/n ये कॉमन जरूर निकालोगे। देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1/n कॉमन ले जाओ। देखो 1/1 + 1/n, 1/1 + 2/n, 1/1 + 3/n, और ऐसे करके देखो 1/1 + 4n/n, देखो ऐसा लिख सकते हैं। So this will be limit of n tending to infinity 1/n, summation r equal to 1 से लेकर 4n, 1/1 + r/n, क्या देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नहीं सर अब इसके साथ कंपेयर करो तो देखो तुम्हें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिख रहा है? यस सर कितना होगा बोलो समीर? 0 से 4. वेरी गुड, 0 से 4। और फंक्शन क्या लिखेंगे बच्चा? बोलो सौरभ। सर 1/1 + x Sir, 1/1 + r. गुड। अब देखो ये बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन है कि नहीं? तो ये log of 1 + x और लिमिट 0 से 4 लिख देंगे।
तो ये log 5 विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई, देखो यानी ये एस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली log 5 है कि नहीं? हाँ ना, कोई तो बोलो। Yes, sir. लिख लो, लिख चुके हो? लिख रहे सर। लिख रहे हैं सर। तो क्वेश्चन हमेशा इसमें कैसे आएगा बताओ? क्वेश्चन आएगा लिमिट के फॉर्म में, या इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज का सम है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में हमेशा क्वेश्चन देगा। और तुम्हें पहचानना है कि ये लिमिट नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, और हमेशा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, ठीक है? अब देखो एक बार एक जो क्वेश्चन अभी जस्ट हाल फिलहाल में जेईई मेन में पूछा था, वो भी मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन दिया था, इवैल्यूएट द लिमिट से 1 to the power 4, 2 to the power 4, 3 to the power 4 और प्लस n to the power 4 और बाई n to the power 5। अब देखो तुम समेशन ऑफ क्यूब्स तक अच्छी तरह से जानते हो, है ना? लेकिन यहाँ फोर्थ पावर का कोई फॉर्मूला सिखाया क्या? नहीं सिखाया, तो जबरदस्ती दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ डिग्री 4 है, यहाँ डिग्री 5 है, यानी ये टेंडिंग टू 0 है। देखो 1 by n to the power 4 by n to the power 4, 5 टेंडिंग टू 0। तो एवरी टर्म इज टेंडिंग टू 0, यानी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। तो डायरेक्ट इसको इस फॉर्मेट में लिखो। देखो क्या हम इसको एक लाइन में देखो सॉल्व कर सकते हैं? 1 by n बाहर लिया और समेशन ये r by n का पावर 4 हो गया, r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, सीधे लिख सकते हैं। तो क्या ये 0 से 1 x to the power 4 dx का इंटीग्रेशन, यानी x to the power 5 by 5 लिमिट 0 to 1 1 by 5 देखो आता है। It takes fraction of seconds to answer, कि नहीं? हाँ सर। अच्छा ये सब लिख चुके हो? देखो इसका एक और फॉर्म है, वो भी हाँ, लिखते लिख हैं। रहे सर। नीचे वाला हो गया क्वेश्चन? यस सर। देखो इसका 2 ही स्ट्रक्चर होता है पूछने का, तीसरा कोई फॉर्म नहीं होता, याद रखो। डायरेक्ट सम के फॉर्म में देगा या प्रोडक्ट के फॉर्म में देगा। तो सम वाला तो तुम देख लिए हो, प्रोडक्ट वाला फॉर्म अब दिखाता हूं। हो गया? यस सर। ओके देखो प्रोडक्ट के लिए मैं ऐसे लिया क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय से mn टू दी पावर 2n, और इस पूरे का पावर 1 by n, और ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन को पहले फॉर्म से पहचानोगे, मैंने पहले भी सिखाया लिमिट में। अब यहां देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो 1 2 3 से लेकर कितना हुआ 2n। देखो नीचे mn टू दी पावर 2n, यानी mn इंटू mn इंटू mn, और ऐसे करके mn लिखते जाएंगे, और होल का पावर कितना हुआ 1 by n। अब जरा ध्यान से एक बात देखो, सर पेयर्स में लो 1 by mn, 2 by mn, 3 by mn, ये सभी टेंडिंग टू 0 है कि नहीं? हाँ सर। देखो ये देखो एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, देखो ऑल ऑफ देम आर टेंडिंग टू 0, करेक्ट? तो ये अगर सारे टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 टू दी पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बना के नहीं बोलो। Yes, sir. और 0 टू दी पावर 0 में क्या करते हैं? याद करो, 1 minus. 1 माइनस नहीं बच्चा, लॉग लेते हैं, भूल गया? देखो लॉग लोगे तो ये पावर बाहर आ गया, और हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे,
n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n इंटू लॉग ऑफ, देखो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ 1 by mn प्लस लॉग ऑफ 2 by mn प्लस log of 3 by mn. Okay, and like this it will go on till log of 2n by mn. देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ये log of r by mn का स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n log of r by mn. देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ है ना? अब देखो 0 से 2 r by n को एक्सपोर्ट करोगे तो log of x by m dx, देखो ऐसा लिखेंगे. यस सर. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किए तो देखो x log x by m लिमिट 0 से 2 माइनस ऑफ देखो x इंटू 1 by x, यानी ये हो गया तेरा 1 और 0 से 2. देखो ये कहेंगे, हाँ सर. देखो ये कट गया, ये कितना आया देखो ये तो 2 आएगा सर. नहीं आएगा. ध्यान से देखो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर किया रहता हूँ. log x by m को log x माइनस log m लिखेगा, इसका डेरिवेटिव 1 by x और ये हो गया 0. तो अब ये देखो माइनस एक्स लिमिट 0 से 2, तो देखो ये 2 log ऑफ 4 by m स्क्वायर हो गया और माइनस 2. अब 2 को log ऑफ e स्क्वायर लिख सकते हो, इनफैक्ट मैं यही लिख देता हूं. तो log ऑफ 4 by m स्क्वायर माइनस log ऑफ e स्क्वायर, so this is nothing but log of 4 by e square into m square. देखो with respect to base. अब log l अगर तुम्हारा ये है तो बताओ l कितना होगा? l is 4 by e square. करेक्ट? देखो आता है आसानी से कि नहीं आता है? यस सर. आता है सर. चलो लिखो टेस्ट. टेस्ट हो गया इतिहास का अच्छी वजह से. चलो लिखो बच्चा जल्दी. देखो आज किसी को कनेक्टिविटी इश्यू तो नहीं आ रहा है? नहीं सर. Anybody who is facing can speak up. Should I rub it off? सर 10 सेकंड रुकिए Yes, सर. ठीक है. sir. लिख लिया सर. हो गया तो? यस सर. अब देखो अभी 2018 की 19 में, हाँ उस 18 में yn इज इक्वल टू, देखिए सवाल पूछा था n+1, n+2, n+3 and so on till n+n whole to the power 1 by n. और ये पूछा गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn क्या होगा. जे एडवांस में पूछा था तेरा ऐसे सवाल. ठीक है, अब देखो अप्रोच कैसे करोगे. तो यहां भी देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में है.
अब अगर हम ये n को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो देखो ये कौन सा फॉर्म में आता है? क्या तुम्हें कुछ जान पहचान का फॉर्म नहीं दिख रहा है? हाँ सर। देखो अगर n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले हम एक काम करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड लाइक दिस n+n, और डिवाइडेड बाय, देखो ये nth रूट है तो अंदर जाएगा तो ये n⁴n हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ सर। जैसे 2 को स्क्वायर रूट में ले जाते हो हाँ सर। तो 2 स्क्वायर होता है, क्यूब रूट में लेके अंदर ले जाओगे तो 2 क्यूब होगा, nth रूट में ले जाओगे तो पावर n हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब यहां देखो n⁴n का मतलब क्या होता है? n मल्टीप्लाइड n टाइम्स, यस और नो? देखो हाँ सर। क्या हम इसको n इंटू n इंटू n और इंटू n और इसका पावर 1/n देखो लिख सकते हैं? ओके, अब इसे इंडिविजुअली स्प्लिट कर लो तो देखो 1/n, 1+2/n, 1+3/n एंड लाइक दिस 1+n/n, और सबके ऊपर पावर 1/n आता है। देखो अब तुम्हें r/n का स्ट्रक्चर दिखाई दिया? यस सर। यस और सर। r/n का स्ट्रक्चर दिखाई दिया मतलब क्या करेंगे? यहाँ बोलो, प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेंगे लेंगे। वेरी गुड। तो अब ये देखो, ये अगर मेरा L है, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो लेट्स से L इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn, ओके, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस। तो अब बताओ log ऑफ L विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये जो पावर है ये 1/n इधर आ गया। अब देखो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसे करके अगर लेते हो तो log ऑफ 1+1/n प्लस log ऑफ 1+2/n, और इस तरीके से ये log ऑफ 1+n/n, देखो ये आया कि नहीं? देखो इसमें कोई समस्या? तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, log ऑफ 1+r/n, देखो क्या ऐसा लिख सकते हो? चलो अब बताओ तो प्राची, प्रिया, इसका वैल्यू क्या कहेंगे? और कोई नहीं बोलेगा, जिसको पूछा जाए वही आंसर देगा। प्राची, प्रिया प्रेजेंट है क्लास में? प्रिया सिंह, इन लोगों का आवाज एक्चुअली हम कभी नहीं सुनते हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। मैनाक मिश्रा, यस सर। what should I write this now? Tell me, इसको क्या लिखेंगे बोलो? अभी तो सिखाया है। सर वो log 1+x। हाँ बोलो। This expression, what should I write? Tell me. सर इंटीग्रल ऑफ log 1+x 0 to n। 0 to n नहीं होगा बच्चे, देखो यहाँ 1 into n है ना, तो n का जितना मल्टीपल होता है वो ना अपर लिमिट होता है। देखो पिछला क्वेश्चन में 2n तक था, राइट? तो आई हैड टेकन 0 to 2, लेकिन यहाँ 1 into n है तो इंटीग्रेशन लिमिट विल बी 0 to 1, ओके? यस सर, यस सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। देखो जब तक बोलोगे नहीं कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कैसे होगा? बोलो। देखो अब तुमने बाकी सब सही बोला, खाली ये इंटरप्रेट करना अब तो याद रहेगा ना कि n नहीं का सर, वो जितना- नेटवर्क चेंज कर रहे थे इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ बाय पार्ट्स करेंगे कि नहीं बोलो? तो x log 1+x with respect to base e limit 0 to 1, correct? Minus of x by 1+x इंटीग्रेशन 0 to 1, देखो ऐसा लिखेंगे। देखो 1 पुट करो तो देखो 1 into log 2, तो फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली योर log 2,
माइनस 0 to 1। अब इसको x प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 देखो लिख सकते हो, आया ना? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो ये log 2 आया। अब ध्यान से देखो, मैं ओरली लिख दूं, देखो x प्लस 1 कट गया तो 1 dx का इंटीग्रेशन x 0 से 1 में देगा x 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये log ऑफ x प्लस 1 यानी ये भी log 2 होगा। तो देखो log 2 प्लस log 2 is 2 log 2 यानी log 4 और log e, तो ये log ऑफ 4 बाई e देखो होता है। अब log l अगर इतना है तो l कितना हुआ, 4/। सर। राइट। देखो आसानी से आता है क्या, कुछ नया काम किया मैंने, जो अभी सिखाया देखो वही काम किया। समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, चलो sir. हम आज कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे हर साल क्वेश्चन आता है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि पहले तुम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, ठीक है। और मैं कल या परसों एक दिन फिर से लिंक भेजूंगा, उस दिन क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। तब